फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर मई 2025। तो आरटीपी का लेवल आईसीएआई ने अच्छा सेट करा है और मोर और लेस आईसीएआई ने अमेंडमेंट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। वीडियो पे लाइक का टारगेट है 444 और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं करा है तो आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उस टेलीग्राम की लिंक से आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा एमसीक्यू, आओ देखें यार। संभव लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड engaged in manufacturing and e-commerce operation, operates in multiple states across India. ठीक है सर। Company procures raw material from various suppliers and supplies finished goods both domestically and internationally. It also acts as an e-commerce operator facilitating third party transactions. ठीक है सर, ये इन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञानबाजी करके रखी हुई है कि हम मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। ठीक है, मेन बातें देखें क्या क्वेश्चन में। कंपनी डिसकंटिन्यूड इट्स ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ आसाम फ्रॉम 15 दिसंबर। तो कंपनी ने अपना धंधा 15 दिसंबर को बंद कर दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन वॉज फर्निश्ड ऑन 5 जनवरी और रजिस्ट्रेशन वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम डेट। फर्दर द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन वॉज पास्ड ऑन 2 फरवरी wherein the registration was cancelled with effect from 31st जनवरी। अब आपको मालूम ही है ऑलरेडी कि हम कब से कैंसिलेशन इफेक्टिव मानते हैं। तो कैंसिलेशन हम इफेक्टिव मानते हैं एक तो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन की डेट और जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट करा, दोनों में से विच एवर इज लेटर। तो सस्पेंडेड हो गया आपका 5 जनवरी को ही सस्पेंड हो गया और आपने रिक्वेस्ट भी 5 जनवरी को ही करा था। और कैंसिलेशन का ऑर्डर कब पास हुआ भैया? 2 फरवरी, wherein the registration was cancelled on 30 with effect from 31st जनवरी। तो दोनों में से whichever is later, तो 2 फरवरी को हम मानेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। आगे सर कोई एमसीक्यू है क्या इसके ऊपर? ओहो, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द फाइनल रिटर्न इन द स्टेट ऑफ असम? 3 महीने के अंदर अंदर फाइनल रिटर्न फाइल करना रहता है और 3 महीने आपको कहां से गिनने हैं? सर फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम 2 फरवरी। दूसरा, द कंपनी पेड एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख अलॉन्ग विद टैक्स पेबल देयरऑन टू इट्स सप्लायर रुद्राक्ष इंटरप्राइजेस pursuant to settlement of dispute in December month of current financial year. The company had earlier reversed the ITC related to supply from Rudraksh due to non-payment of consideration and tax amount. ठीक है, तो कंपनी ने पेमेंट नहीं करा होगा तो कंपनी ने करस्पॉन्डिंगली अपना आईटीसी रिवर्स करा। इनवॉइस वाज इशूड इन द मंथ ऑफ सितंबर। इसके ऊपर कोई एमसीक्यू है क्या? देखिए भैया, which of the following statement is correct in relation to reavailment of input tax credit that has been reversed earlier? तो यार आपको पहले से ही पता है कि अगर हमारे रेसिपिएंट ने 180 दिन के अंदर अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं करा तो करस्पॉन्डिंगली सप्लायर को आईटीसी रिवर्स करना रहता है, और अगर बाद में पेमेंट कर दिया तो फिर सप्लायर को करस्पॉन्डिंगली अगर बाद में पेमेंट कर दिया तो फिर रेसिपिएंट को आईटीसी भी मिल जाएगा। और पहले से ही हमने पढ़ रखा है कि सर जो लास्ट डेट टू क्लेम द आईटीसी होती है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तो ये जो लास्ट डेट रहती है ये रीअवेलमेंट वाले केसेस में नहीं लगती है। तो यहां पे लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग आईटीसी एप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो क्या सर कंपनी आईटीसी को रीअवेल कर सकती है? तो आईटीसी कैन बी रीअवेल्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो आप कभी भी आईटीसी रीअवेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद द कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विसेज टू द गवर्नमेंटल एजेंसी ऑफ गुजरात रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन इट्स ओन होटल लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करिए एम्प्लॉय के रहने के लिए, और टोटल अमाउंट चार्ज बाय द कंपनी फॉर सच सर्विसेज वाज 25 लाख। देखिए क्या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है क्या? द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। अब ध्यान से, टीडीएस तो सब बच्चे पढ़ते हैं,
अब टीडीएस में बच्चा क्या करेगा, 25 लाख रेट सब बच्चों को मालूम है 2%, तो 25 लाख का 2% 50,000, और 50,000 वाले ऑप्शन पे टिक करके आ जाएगा। रुक मेरे भाई रुक, अगर आपको टीडीएस वाला चैप्टर याद हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है पर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट डिफरेंट स्टेट में, तो उस केस में चाहे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा हो तब भी टीडीएस की बात नहीं करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विसेज टू गवर्नमेंटल एजेंसी ऑफ गुजरात रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन इट्स ओन होटल लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है सर, सप्लायर कहां का है? तो सप्लायर है हमारा गुजरात का तो नहीं है सप्लायर, सप्लायर हाँ राजस्थान का ही सप्लायर होगा, होटल राजस्थान में तो सप्लायर राजस्थान का है। ठीक है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई, अब आप भली भांति जानते हो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है उधर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है? सर उधर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ गया क्या? राजस्थान। तो राजस्थान तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज हो जाएगा। बट रेसिपिएंट कहां का है राजा? रेसिपिएंट कहां का है हमारा? गुजरात। तो यहां पे टीडीएस की बात नहीं होगी, भले कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा नील। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। फिर आ जाओ भैया अगला मुद्दा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी दमदम सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹75 लाख थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आउट ऑफ दिस सप्लाई गुड्स अमाउंटिंग टू 15 लाख वर रिटर्न इन जनवरी। तो 75 लाख में से 15 लाख के रिटर्न हो गए, मतलब नेट सेल्स हुई 60 लाख रुपीस की। फर्दर द कंपनी ऑल्सो सप्लाइड इट्स ओन प्रोडक्ट अमाउंटिंग टू 20 लाख, तो ओन प्रोडक्ट कंपनी ने 20 लाख के सप्लाई करें। अमाउंट ऑफ होटल अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाइड थ्रू इट्स ई कॉमर्स पोर्टल बाय होटल ओनर्स not required to obtain registration under GST amounted to ₹20 lakh for the month of January। तो होटल अकोमोडेशन सर्विसेज जो कंपनी ने अपने ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू दी है, और ये जो होटल है इन्होंने कोई जीएसटी नंबर नहीं लिया। सर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड। अब सुनो यार, बहुत सिंपल है। टीसीएस का रेट चेंज हो गया है, ये मैंने आपको बार बार अमेंडमेंट में बताया हुआ है। तो टीसीएस का रेट अब हो चुका है 0.5%, 0.25% सीजीएसटी और 0.25% एसजीएसटी। अब सर कितने के ऊपर टीसीएस कलेक्ट होगा? तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स पे टीसीएस कलेक्ट होगा। तो कितने की सेल्स है? 75 लाख। रिटर्न कितने का है? 15 लाख। 75 लाख में से 15 लाख गए, कितना बचा? 60 लाख। अब 60 लाख के ऊपर सर कंपनी ने जो ओन सप्लाई करा है इसके ऊपर तो टीसीएस की बात होती नहीं है, और ये जो होटल है ये होटल रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इनका पूरा का पूरा जीएसटी अंडर सेक्शन 9(5) कंपनी को खुद पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी टीसीएस की बात नहीं होगी। तो 60 लाख के ऊपर टीसीएस की बात होगी, 0.5%, तो आएगा हमारा 30,000 रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला एमसीक्यू बहुत ही जोरदार है। आईसीएआई ने ये वाले एमसीक्यू में एक एक चीज मस्त तरीके से पूछी है, और अगर आप पहली बार आरटीपी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है इस वाले एमसीक्यू में प्रॉब्लम्स आई होगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि साहिल सर आपके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, तो यार एक लाइक तो वीडियो पे बनता है। और ऐसे ही वीडियो मत देखा करो, अगर पूरी वीडियो आप देखते हो तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में कम से कम इतना तो बता दिया करो कि सर क्या तो वीडियो थी। ठीक है, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर, हो एक क्वेश्चन हमारा रह गया है तो देख लेते हैं। तो कंपनी ऑल्सो कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड for a governmental agency on 31st December. The total time taken for completion of project was more than 13 months. As per the contract signed with such agency, the last tranche of payment of 25% was linked to the date of issuance of completion certificate. Completion certificate was issued by government engineer on 15th January. However, the invoice was issued on 5th February. Payment was सर कुछ समझ नहीं आया। देखो यार, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में चले जाओ। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में सर्विसेज में अगर आपको ध्यान हो, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, और इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम देन व्हाट? देन कंप्लीशन डेट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब आपको पता होगा कि सर अगर
इवेंट रिलेटेड सर्विसेज है, इवेंट से लिंक्ड है, तो जैसे जैसे माइलस्टोन कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो सर ये तो इवेंट से लिंक्ड सर्विसेज है, तो सर ये इवेंट से लिंक्ड सर्विसेज है, यहां पे माइलस्टोन कब कंप्लीट हुआ, तो यहां पे इन्होंने साफ कहा है कि कंपनी कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ऑन 31 दिसंबर, टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वॉज मोर देन 13 मंथ्स, और लास्ट जो पेमेंट 25% का करना है वॉज लिंक टू डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था सर? आपका इवेंट तो 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गया, मतलब कायदे से तो आपको 31 दिसंबर को ही इनवॉइस बना देना चाहिए था, मतलब आपने तो इनवॉइस बनाने में डिले कर दिया, तो इनवॉइस आपका टाइम पे नहीं बना। और अगर इनवॉइस आपका टाइम पे नहीं बना तो फिर उस केस में डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो भैया डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है 31 दिसंबर और डेट ऑफ पेमेंट क्या है 20 फरवरी, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर, तो 31 दिसंबर हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, डन है क्या क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एमसीक्यू काफी अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है पर आप कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूर्या इज इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग अ बुकेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कौन सा गुड्स और कौन से सर्विसेज, इन्होंने बोला भैया बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज देते हैं। रजिस्टर्ड इन जयपुर राजस्थान, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सबसे पहले इन्होंने बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा है रजिस्टर्ड इन सूरत। पहले देख लें क्या ये पूछ क्या रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश। कितना क्या मिनिमम नेट जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता ही है। सबसे पहले बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात फॉर जिग्नेश इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन सूरत गुजरात। अब आप बिजनेस एग्जीबिशन से एग्जम्पशन चैप्टर का अंदाजा लगा रहे होंगे। अब बिजनेस एग्जीबिशन एग्जिम्ट तब होता है अगर बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे बिजनेस एग्जीबिशन तो हमारे इंडिया में ही हो रहा है, तो क्योंकि बिजनेस एग्जीबिशन यहाँ पे इंडिया में ही हो रहा है तो यहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सर यहाँ पे ये जो 20 लाख रुपए हैं इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, 100% इस 20 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा। और कौन सा जीएसटी लगेगा, तो भैया हम कहाँ पे हैं, राजस्थान। बिजनेस एग्जीबिशन कहाँ हो रहा है, गुजरात, तो भैया हमारा जो लग जाएगा वो लग जाएगा आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विसेज टू 10 सीए स्टूडेंट्स। ओहो, सीए स्टूडेंट्स को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी हमने, अकोमोडेशन सर्विसेज, ओरिजिनली फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान इन अ hostel Surya Homes owned by it. Surya Homes is located in Jaipur, राजस्थान। हॉस्टल अकोमोडेशन का चार्ज है 22,000। सर हॉस्टल अकोमोडेशन पे जो एग्जम्पशन आई थी अगर आपको ध्यान हो तो 20,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर और पर स्टूडेंट, और कंटिन्यूअस आपको 90 डेज रहना है या 90 डेज से ज्यादा रहना है तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। यहाँ पे तो सर 20,000 से थोड़ा सा ऊपर हो गया तो 22,000 हो गया, तो ये टैक्सेबल रहेगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और सर जो इसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा बट सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगी, तो भैया होटल हॉस्टल के केस में लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है, तो इस केस में भी हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद परफॉर्म्ड कार्नेटिक म्यूजिक टू प्रमोट द ब्रांड। ओ हो सर, अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर सर टैक्सेबल हो जाएगा, तो 1,45,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा। और ये कहाँ रजिस्टर्ड है राजा मेरे, तो ये रजिस्टर्ड है उदयपुर राजस्थान में, और हम कहाँ हैं, हम भी राजस्थान में हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना पड़ेगा। फिर इंट्रा स्टेट सर्विसेज प्रोवाइडेड एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू मनी बैंक। ओहो, क्या बैंक है मनी बैंक? तो सर एक बात बताओ, ये जो इंट्रा स्टेट सर्विसेज है क्या जीएसटी लगेगा? यार देखो, बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है और अगर बैंकिंग कंपनी रूरल एरिया ब्रांच में है तो एग्जेम्प्ट रहता है। अब ये तो भैया जयपुर है, तो एक तो ये जयपुर है, तो कोई जयपुर को रूरल एरिया समझा है क्या? जयपुर तो बहुत बड़ा शानदार सा अर्बन एरिया है, कभी घूम के आना, पिंक सिटी में काफी जोरदार है।
ठीक है। तो सर अर्बन एरिया है, टैक्सेबल रहेगा, और बिजनेस करस्पॉन्डेंट के केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगता है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के केस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है। तो यहाँ पे 1,20,000 के ऊपर हमारा जीएसटी लगेगा। सर क्या लगेगा, तो राजस्थान है तो सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा, सिंपल। रेंटेड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन जयपुर राजस्थान, कमर्शियल प्रॉपर्टी नॉट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, और कमर्शियल प्रॉपर्टी पे तो जीएसटी लगता है, ठीक है सर। और कमर्शियल प्रॉपर्टी इन जयपुर राजस्थान टू गंगा लिमिटेड, अब सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रजिस्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान। सूर्या इज अ डायरेक्टर इन गंगा लिमिटेड, तो सूर्या भाई हमारे डायरेक्टर हैं कहां पे, गंगा लिमिटेड में। इस ट्रांजैक्शन को समझते हैं। तो हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट करी है किसको, गंगा लिमिटेड को, और गंगा लिमिटेड में हमारे कौन है डायरेक्टर, सूर्या भाई डायरेक्टर है, ठीक है सर। तो इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सर फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, हाँ राजा फॉरवर्ड चार्ज में ही लगेगा, क्योंकि डायरेक्टर अगर पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी कर रहा है और कुछ भी कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, तो वहां पे सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता है, सिर्फ सिटिंग फीस पे आरसीएम लगता है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड अ बिजनेस समिट organized in Bikaner, Rajasthan by Associate Chamber of Commerce and paid a sponsorship fees of 5 lakh to Associated Chamber of Commerce registered in Jaipur, Rajasthan। सर एक बात बताओ, ये जो 5 लाख रुपए हमने पे करा है तो इसका आईटीसी मिलेगा, हाँ राजा स्पॉन्सरशिप का आईटीसी मिलेगा। दूसरी बात, क्या इसके ऊपर आरसीएम लगेगा, तो देखो यार स्पॉन्सरशिप के केस में हमने ये पढ़ा था, स्पॉन्सरशिप के केस में सप्लायर और रेसिपेंट। अब वहां पे अगर जो हमारा रेसिपेंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो उस केस में हम आरसीएम की बात करते हैं। तो राजा यहाँ पे रेसिपेंट कौन है, तो स्पॉन्सर्ड अ बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज इन बीकानेर राजस्थान बाय एसोसिएट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड पेड अ स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 5 लाख टू एसोसिएट चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो भैया रेसिपेंट तो हम ही है, और हम कौन है सर, हम तो इंडिविजुअल है, हमारी तो कोई कंपनी वंपनी है ही नहीं, तो क्या यहाँ पे कोई आरसीएम लगेगा, तो राजा यहाँ पे कोई आरसीएम नहीं लगेगा। फिर सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम सिंधु ट्रांसपोर्टर एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए, तो जब आप जीटीए से सर्विसेज ले रहे हैं और जीटीए ने कौन सा रेट ऑप्ट करा है, अरे वाह जीटीए ने 2.5% डेट इज 5% वाला रेट लिया है, तो सर यहाँ पे आरसीएम लगेगा और आईटीसी तो मिल जाएगा, और आपको रिवर्स चार्ज में इसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा। फिर टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस फ्रॉम अजय लिमिटेड रजिस्टर्ड इन जोधपुर। अब सर कार ऑन रेंटल बेसिस पे आरसीएम तब लगता है जब सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपेंट इज बॉडी कॉर्पोरेट। अब सर हमने यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, सप्लायर कौन है, तो सप्लायर खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहाँ पे भी आरसीएम नहीं लगेगा। सर आईटीसी मिलेगा क्या, अब देखो यार इसमें है ना बहुत मिक्स व्यूज है, मेरे हिसाब से तो ये आईटीसी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है। अब इंस्टीट्यूट ने बहुत ही मतलब बोलना नहीं चाहिए, आईसीआई ने कैसा अजम्पशन लिया है, आईसीआई ने बोला भाई ये बुकेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाई तो है नहीं, तो हम ये भी मान लेते हैं कि इनका काम रेंटिंग ऑफ कार का भी होगा, तो आईसीएआई ने इसके ऊपर आईटीसी दे दिया है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना क्या आईसीएआई ने सही करा, और अगर आपको लगता है नहीं भाई आईसीएआई ने गलत करा, तो आईसीएआई को जरूर मेल करना और ये वीडियो आईसीएआई तक पहुंचा देना और बोलना यार डियर आईसीएआई, आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए, मतलब आपने कहीं पे भी क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि रेंटिंग के बिजनेस में आप ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है सर, तो सर देखते हैं, अब आ जाओ इसका आंसर देखते हैं यार। ये देखो पहला बिजनेस एग्जीबिशन, ये ऑलरेडी बात हो गई, 20 लाख रुपए, 18% लग जाएगा, आईजीएसटी लगेगा। उसके बाद अच्छा सारा ज्ञान गणित आप यहीं पे समझा देना, अलग से नोट नंबर 1 वर्किंग नोट 1 ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पे, ठीक है। उसके बाद अकोमोडेशन सर्विसेज सर टैक्सेबल, क्योंकि 20,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दो। उसके बाद कार्नेटिक म्यूजिक सर सीजीएसटी एसजीएसटी, इतना बड़ा बड़ा लिखना है क्या, देखो छोटा छोटा लिखो, पहला आंसर तो अच्छे से लिखो ना यार। तो पहला आंसर आईसीआई भी अच्छे से लिखता है और आईसीएआई तो कॉपी पेस्ट करता है, हमको तो याद रख के लिखना है।
तो आप मेन पॉइंट भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, सर ये भी फॉरवर्ड चार्ज में हमारा टैक्सेबल, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उसके बाद टोटल आउटपुट लायबिलिटी, अब लेस आईटीसी अवेलेबल, राजा ऐसे ही प्रेजेंटेशन आपको करना है, टोटल आउटपुट टैक्स लेस आईटीसी अवेलेबल, और जैसे ही आईटीसी अवेलेबल की बात करूं तो आपको एक वर्किंग नोट बना के आना है, ठीक है। उस वर्किंग नोट में आपको बताना है कि टोटल आईटीसी कितना अवेलेबल है। ओ हो, इन्होंने तो वर्किंग नोट बनाया ही नहीं, पर हम एग्जाम में क्या करेंगे ना, जैसे ही लिखा है ना लेस आईटीसी अवेलेबल, हम वर्किंग नोट बना के आएंगे और फिर सेट ऑफ करेंगे। आप चाहो तो वर्किंग नोट ना बनाते हुए अगर 3-4 ट्रांजैक्शन है तो यहीं पे बता दो लेस आईटीसी अवेलेबल, ठीक है। तो सबसे पहले कहां पे आईटीसी मिलेगा, सर बिजनेस समिट स्पॉन्सर्ड आईटीसी मिलेगा। हाँ राजा आईटीसी मिलेगा, और देखो लिखा हुआ है रेसिपिएंट इज एन इंडिविजुअल नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और एन एलएलपी, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। और रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा तो सर यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, आईटीसी भी मिलेगा, और सर क्या लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 लगता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, हाँ सर इसका भी आईटीसी मिलेगा। और इधर ये वाले केस में क्या लगेगा बेटा, ये वाले केस में लगेगा हमारा क्या, आरसीएम, ठीक है। तो 2.5% का रेट है, आरसीएम लगेगा। उसके बाद अब यही तो यार, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो मुझे खलक रहा है, मुझे दिल से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। टैक्स इज नॉट पेबल अंडर रिवर्स चार्ज सिंस द रेसिपिएंट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो सर जब रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है ये हमें समझ में आया, बट हमें दिक्कत इस लाइन से नहीं है, हमें दिक्कत है ये ITC is available since it is used in course or furtherance of business। तो भाई कहां से आपने ITC दे दिया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ये तो ब्लॉक रहता है। पर ठीक है सर अब क्या ही कर सकते हैं, ICAI ने अजम्पशन लिया है। मेरे हिसाब से जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व करा, सर आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देखो यार अल्टीमेटली पहले तो मैं स्टूडेंट था, बाद में मैं फैकल्टी बना, और कभी भी क्वेश्चन देख के सॉल्व करते तो मजा नहीं आता है। तो आज भी मेरी वही आदत है, बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करो, और आप भी बिना देखे करो। तो जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो मैं भी इस वाले पॉइंट में मैंने इसको ब्लॉक करा था, मेरा और आईसीआई का आंसर मैच नहीं हो रहा था। फिर मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है, फिर मैंने देखा यार आईसीआई ने तो गजब भी करके रखा है, इसका क्रेडिट दे दिया। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन आईसीएआई का पास पेपर्स में है जहां पे आईसीएआई ने इसका क्रेडिट नहीं दिया है। तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर, ये तो प्योर अजम्पशन पे बेस्ड है। आपको अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख के आ जाना, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते भाई। तो सर 1.5 लाख और 2.5% इसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया हमारा टोटल आईटीसी अवेलेबल। फिर नेट जीएसटी हमने निकाल दिया, और नेट जीएसटी के बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट इज जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। और एक ही हमारा जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज है जो कि है हमारा जीटीए वाला, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना है, टोटल आउटपुट टैक्स लेस आईटीसी, फिर एड आरसीएम लायबिलिटी। अब आईटीसी और आरसीएम लायबिलिटी दोनों इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो जैसे आप लिखोगे ना वो आरसीएम, जैसे आप आईटीसी का कॉलम बनाओगे वर्किंग नोट, वहीं पे आप थोड़ा दिमाग लगा देना कि भाई इसका आईटीसी तो मिलेगा बट इसको एट द एंड आपको पे भी करना पड़ेगा आखिरी में ऐड करके, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के एक दिन पहले आप इसको रिवाइज जरूर करें, और ये जो खतरनाक वाले अजम्पशंस हैं इनको ध्यान रख के जाएं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ भैया। 7th वाला क्वेश्चन, प्योरली बेस्ड ऑन अमेंडमेंट। काफी अच्छा आरटीबी बनाया है, बस अमेंडमेंट ही अमेंडमेंट डाले हैं, और मैं आपको बोलता हूँ यार अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Mehul Enterprises registered under GST in UP and a monthly return filer is engaged in making taxable supply of goods. Furnish the details of output supply in GSTR1 for the month of January on 11th February. ओहो, फरवरी से बड़ा प्यार है ICAI को। However, on 14th February, the accountant of Mehul noticed that one invoices for the supply of goods of 1 lakh taxable at the rate 18% pertaining to January has been missed to be declared in GSTR1.
सर एक इनवॉइस तो हम भूल गए, सर अब भूल गए तो अब हम क्या करेंगे, हम वेट करें क्या अगले महीने क्या? तो दोस्तों आपको पता ही है कि अगर अब जीएसटीआर 1 में कोई इनवॉइस आप अपडेट करना भूल चुके हैं तो आ चुका है कौन सा जीएसटीआर 1A। तो अगर आपने जीएसटीआर 1 में कोई इनवॉइस अपडेट नहीं करा तो आप जीएसटीआर 1A में अपडेट कर सकते हैं। सर ये जीएसटीआर 1A में जो अपडेट कर सकते हैं ये 1A खुलता कब है? तो जैसे ही आपका जीएसटीआर 1 फाइल होगा उसके बाद 1A खुल जाएगा। और सर 1A कब बंद हो जाएगा? 3B के पहले। तो हमारा 1 कब फाइल हुआ था? 11 फरवरी। तो आपका 1A कब खुल गया होगा? 11 फरवरी के बाद, डेट इज 12 फरवरी को आपका 1A खुल गया होगा। और कब तक खुला रहेगा? 20 फरवरी तक खुला रहेगा। पर राजा हमको गलती कब मालूम पड़ी? तो हमें तो गलती 14 फरवरी को मालूम पड़ी है। तो सर हम 1A में अपडेट कब करेंगे? या तो 14 फरवरी को अपडेट करेंगे या तो 14 फरवरी के बाद। और मैक्सिमम कब तक करना पड़ेगा? 20 फरवरी तक आपको अपडेट करना पड़ेगा। एडवाइस, सर अपडेट करने के बाद क्या 3B में हम पे कर सकते हैं? हाँ, तो 3B में 1 की भी लायबिलिटी आ जाएगी और 1A की भी लायबिलिटी आ जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। तो मेहुल क्या अमेंड कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं जीएसटीआर 1A में। दूसरा, सर सामने वाले को 2B में कब दिखेगा? अब देखो यार, सामने वाले को 2B में जनवरी के महीने में नहीं दिखेगा, सामने वाले को 2B में दिखेगा फरवरी के महीने में, ठीक है? क्योंकि आपको है ना डिले हो गई। अब आप यार 14 फरवरी के बाद 1A में डाल रहे हो तो भैया जो सामने 2B रहता है उसका भी एक ओपन और क्लोज होने का एक रिस्ट्रिक्शन टाइम रहता है। तो भाई 14 फरवरी तो भाई अब सामने 2B अपडेट हो चुका है, अब बार बार 2B अपडेट नहीं होता, ठीक है? तो अब 2B कब अपडेट होगा? सर आपको फरवरी महीने में सामने वाले को 2B में दिखेगा, ठीक है? अभी जल्दी आप जीएसटी में ये भी अमेंडमेंट देखोगे कि यार 2B को भी इसके साथ इंटरलिंक कर दिया जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी जब सामने वाले ने 3B में पेमेंट कर दिया तो यार 2B भी अपडेट हो जाना चाहिए। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो फरवरी में इसको दिखेगा। तो देखो यार फटाफट से इसका आंसर ये देखो। अच्छा, जब आंसर लिखो अंडरलाइन जरूर करना। 1A, सर 1A कब फाइल होगा? 14 फरवरी के बाद, बट बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है? सर ये तो समझ में आया। सर व्हाट अबाउट आईटीसी? तो भैया सामने वाले को आईटीसी मिल जाएगा फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी वाले 2B में इसको आईटीसी दिख जाएगा, ठीक है? चलो बढ़े आगे। पूरा क्वेश्चन अमेंडमेंट के ऊपर बेस्ड था। Mr. Bindusar is an employee in Galgotia and Sons, working at its Mumbai office. Bindusar is unregistered under GST law. His family is located in Bareilly, UP. His son requires a laptop. क्या कहानी बनाते रहते हैं। Therefore, Bindusar places an order. भाई लैपटॉप का ऑर्डर है, प्लेसिंग एन ऑर्डर। याद करो यार, ये अमेंडमेंट आया था ना प्लेस ऑफ सप्लाई में, जब बिलिंग एड्रेस दी जाती है और डिलीवरी एड्रेस दी जाती है तो एज पर सेक्शन 10(1)(CA, तो 10(1)(CA क्या बोलता है कि सर अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स दे रहे हो तो वहां पे जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। और अगर सामने वाले ने सिर्फ स्टेट का नाम भी बता दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, उसी में हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि अगर बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस अलग अलग है तो जो डिलीवरी एड्रेस है वो इंपॉर्टेंट है, बिलिंग एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे भैया क्या है डिलीवरी एड्रेस? तो ये रही भाई हमारी डिलीवरी एड्रेस बरेली उत्तर प्रदेश। तो जो बरेली उत्तर प्रदेश है वो बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल सी बात, ये इन्होंने पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसका आंसर आप पढ़ लेना, मैंने आपको ये अमेंडमेंट में भी बताया हुआ है। और देखो यार पेपर में अमेंडमेंट्स में से ही पेपर आपका बनेगा। अब मैं आपको कितनी बार बोलूं कि अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको नहीं छोड़ सकते। चलो, डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज। सर ये आरटीपी है या अमेंडमेंट्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन है? ये अमेंडमेंट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी पूरा अमेंडमेंट पे बेस्ड है। आ जाओ भैया आ जाओ। क्लॉक रूम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पैसेंजर। सर आपको बताया था कि क्लॉक रूम सर्विसेज जो पैसेंजर को प्रोवाइड करी जाती है वो एग्जेम्प्ट होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन सेकंड क्लास। सर फर्स्ट क्लास और एसी टैक्सेबल, इसको छोड़ के जो भी है सारा कुछ एग्जेम्प्ट, तो सेकंड क्लास भी क्या एग्जेम्प्ट। अच्छा, इसको सेकंड एसी मत समझना, दिस इज सेकंड क्लास, ठीक है? तो आईसीए थोड़ा शब्दों के साथ खेलता है, तो वहां पे लिखा हुआ है ना फर्स्ट क्लास और एसी, फर्स्ट क्लास और एसी टैक्सेबल, बाकी सब एग्जेम्प्ट, तो सेकंड क्लास भी एग्जेम्प्ट।
प्लेटफॉर्म टिकट एग्जेम्प्ट अमेंडमेंट आ चुका है। सर रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, अगर आपने रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस करा है तो टैक्सेबल और रेलवे सी फॉरवर्ड चार्ज में इसका जीएसटी पे करेगी, यहाँ पे रिवर्स चार्ज की बातें नहीं होगी। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन एन एयर कंडीशन कोच, सर टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल, तो सर रेलवे ये रिलीफ मटेरियल इधर उधर करे तो एग्जेम्प्ट। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, भैया रेलवे ऑर्गेनिक मैन्योर इधर उधर करे तो भी एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन हमारा 10th वाला, बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर हृदय हैज ऑब्टेन्ड अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन जनवरी बट हैज नॉट कमेंस हिज बिजनेस टिल सितंबर। भैया जनवरी में रजिस्ट्रेशन ले लिया और धंधा सितंबर तक शुरू ही नहीं करा। अक्टूबर ने प्रॉपर ऑफिसर ने शो कॉज नोटिस इशू करा है फॉर कैंसलेशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज जस्टिफाइड लॉ। अगर आपको सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 याद हो तो वहां पे बहुत सारे इंस्टेंस ये हैं जहां पे प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उनमें से एक रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का इंस्टेंस होता है कि अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और 6 महीने तक धंधा नहीं करा है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर 100% वैलिड है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने में। और सर इन्होंने एक और चीज पूछी है, अदर सर्कमस्टांसेस। सर तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है। रजिस्ट्रेशन अगर आपने फ्रॉड से लिया है तो कैंसिल हो जाएगा, वॉलंटरी रजिस्टर्ड है 6 महीने तक धंधा चालू नहीं करा है तो कैंसिल हो जाएगा। सर फिर उसके बाद कंपोजिशन स्कीम में हो और आपने रिटर्न फाइल नहीं करा बियॉन्ड द 3 मंथ्स, फिर क्यूआरएमपी में हो 2 क्वार्टर तक रिटर्न नहीं गए, नॉर्मल स्कीम में हो 6 महीने तक रिटर्न नहीं गए, तो ऐसी बहुत सारी सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में बातें हैं जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो कंपोजिशन में है 3 महीने हो चुके हैं, रिटर्न फाइल नहीं करा। सर मंथली रिटर्न फाइलर है 6 महीने तक फाइल नहीं करा। क्यूआरएमपी में 2 क्वार्टर तक फाइल नहीं करा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है 6 महीने तक धंधा शुरू नहीं करा। फ्रॉड से रजिस्ट्रेशन लिया है, डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से धंधा नहीं कर रहे हो, तो कोई भी 5-6 पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आपका आरटीपी का डिस्कशन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ये जो सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।